हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहम्मद यासिर परवेज आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं जामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जामिया में मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। कौन से ईयर का? तो आज हमारे पास है 2022-2023 सेशन। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ ही साथ आंसर को कमेंट में बताते जाना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को जाया नहीं करते हैं और मेक श्योर कि थ्रू आउट द वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे को सारे बच्चों का रिजल्ट कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है सर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कार्ड्स से रिलेटेड। कार्ड्स आर मार्क्ड विथ नंबर 1 to 25 and are placed in the box and are mixed thoroughly। हमने क्या किया है, कार्ड्स पर नंबर मार्क कर दिया है 1 से लेकर के 25। एक कार्ड पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से हमने कार्ड पर कितने नंबर मार्क कर दिए हैं टिल 25। और उन सारे कार्ड को हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। उन सारे कार्ड को जब हमने बॉक्स में डाल दिया तो उसके बाद हमने एट रैंडम एक कार्ड उस बॉक्स से निकाला है। तो आप मेरे को बताएंगे सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर जो हमने एट रैंडम बॉक्स से निकाला है उसका वो जो कार्ड्स के पास उस कार्ड के पास जो नंबर होगा दैट विल बी इवन। तो मतलब तो समझ में आ गया है कि हमने कार्ड लिए हैं 1, 2, 3, 4, इस तरीके से करते करते टिल 25 तक हमने कार्ड को नंबरिंग कर दिया है। तो एक बात बताओ, 1 से लेकर 25 में कितने इवन नंबर्स ऑफ कार्ड होंगे? बताइए जरा, कितने इवन नंबर्स ऑफ कार्ड होंगे? सर 1 से लेकर के 10 के बीच में हमारे पास 5 इवन होते हैं, है ना, 5 ऑड होते हैं एज यूजुअल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक हमारा ऑड, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारा हमारा इवन। तो हमारे पास 1 से लेकर 10 में 5 क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। सिमिलरली 11 से लेकर के 20 तक हमारे पास कितने हो जाएंगे? 11 से 20 तक भी 5 हो जाएंगे हमारे पास। एंड 21 से लेकर के 25 तक कितने तक? 25 तक कितने हो जाएंगे? 25 तक हमारे पास क्या आ जाएंगे सर? 22 और 24, मतलब 2 नंबर। तो 5, 5, 10 और 2, 12। मतलब आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन या सैंपल स्पेस जैसे कहते हैं। तो फेवरेबल इवेंट हमारे पास कितना है? कितने वैसे कार्ड है हमारे पास उस बॉक्स में जिन कार्ड के पास जो नंबर लिखे गए हैं वो कार्ड्स के पास जो नंबर है वो सर इवन नंबर में। तो हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आया 5, 5, 10 और 2, 12। 12 वैसे कार्ड होंगे जिनके ऊपर क्या नंबर होगा? इवन नंबर होगा। और बचे हुए हमारे पास टोटल कितने कार्ड है सर? तो टोटल कार्ड तो हमारे पास 25 है। और यही तो फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी तो यही होता है फॉर्मूला कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल। हमारे पास कितने फेवरेबल ऑब्जर्वेशन है और टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो फेवरेबल यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 है और टोटल ऑब्जर्वेशन जिसे सैंपल स्पेस भी कहा जाता है वो हमारे पास 25, विच मींस हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सर? 12/25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी। क्लियर है मामला, है ना? तो ध्यान देंगे यहाँ पर कार्ड्स आर मार्क्ड विथ रैंडम विथ नंबर 1 to 25 किया गया है। इसमें बॉक्स में हमने प्लेस किया है थ्रोली मिक्स करने के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप लोग पहचान रहे होंगे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पहचान रहे हैं ना। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक हमने 3 साल का पेपर सॉल्व किया है। और अगर कोई बच्चा हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ है तो उसने नोटिस किया होगा कि तीनों साल के पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। हाँ, और ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और जो भी तीनों साल में क्वेश्चन आया है वो काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर हमसे पूछ लिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6, 8 एंड x। 6, 8 और x ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमें बताना है क्या नंबर होगा जो कि यहाँ पर x को रिप्लेस करेगा और ये 3 नंबर हमारे पास क्या बन जाएंगे? पाइथागोरियन
ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए अगर हम जामिया के एग्जाम में फॉर्मूला लगाने लग गए तो फिर तो मामला क्लियर है ना। तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको याद होगा 6, 8 और 10 एक ऐसा नंबर है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कंसिडर किया जाता है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे सर 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड ऑल्सो यू नो दैट 10 का स्क्वायर कितना है होता है 100, है ना। तो 36 प्लस 64 भी हमारे पास कितना होता है 100 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट 100 किसका स्क्वायर है 10 का, यानी कि यहाँ पर जो नंबर हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा वो नंबर है 6, 8 और 10। तो क्या है ऑप्शन में 10, बिल्कुल ऑप्शन में है 10, ऑप्शन नंबर सी। क्या क्लियर है, सबने बना लिया था ना ये मेरे मार्क करने से पहले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बस देखते हुए देखते जाना और आंसर बताते जाना, यहाँ पर आपको वक्त नहीं लगाना होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा। हाँ ये तो जब टॉपिक आप स्टार्ट करते हो क्यूब एंड क्यूब रूट उसी में शुरुआत में ही बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 3 27, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 का क्यूब क्या होता है हाँ 343, 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो देख रहे हो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सारे ऑड नंबर के क्यूब आपको क्या नजर आ रहे हैं, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये इवन और ऑड मिक्स है, नहीं, ये सारे के सारे नंबर जो आ रहे हैं ये क्या है, सारे के सारे नंबर सर ऑड है, विच मीन्स कि द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, है ना। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है ऑड होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, या इस पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के मतलब इसमें 3-4 कंडीशन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा कंडीशन है जो हमेशा नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बात करते हैं, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इन करते करते कहां तक जाता है सर, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, यहां पर आप बात देखना, यहां पर हमारे पास बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर 1 ले तो 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर ये तो हमेशा इक्वल होगा, है ना। 2 लेते हैं, 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमें पता है क्यूब वाला नंबर बड़ा होगा। मैं अगर लेता हूं 3 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब होता है 27 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9, विच मीन्स ऑल्सो क्यूब वाला हमेशा। तो हम देख पा रहे हैं अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज 1 को अगर हम एलिमिनेट कर दें, इस कंडीशन को अगर हम एलिमिनेट कर दें, तो इसके बाद हमारे पास जितने भी कंडीशन टिल इंफिनिटी आएंगे उसमें हम क्या कह सकते हैं कि ऑलवेज n क्यूब इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। और जनरली ऐसे सिचुएशन में हमारे को मेजॉरिटी कंडीशन को ही कंसिडर करना होता है। तो सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज n क्यूब इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। अब एक बात याद रखना आप लोग कि ऐसे सिचुएशन में ना कभी एक क्वेश्चन आया था, या तो मैंने सैंपल में कहीं देखा था, या तो क्वेश्चन आपके पास जामिया में किसी ईयर में आया है। इस बार आपसे क्वेश्चन में नेचुरल नंबर पूछा है और उसमें ना आई थिंक इंटीजर पूछा था। जब आप बात इंटीजर की करने लग जाते हो तो ये वाला पूरा फॉर्मेट उलट जाता है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर आता है, और अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालोगे और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो आपको भी पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा नेगेटिव नंबर के क्यूब से, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही रह जाएगा, विच मींस कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर का क्यूब। बट इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव नंबर तो नहीं आते ना, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, तो वहां पर हमारे पास आंसर वेरी कर जाता, वहां पर हमारे को अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन डिसाइड करना पड़ता
क्या होगा। तो ऐसे ऐसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं या बनने वाले हैं या बन चुके हैं, तो उन सारे सेक्शन, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन अनदर सीरीज दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जो कि थोड़े टाइम में स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपके पास लेकर आऊंगा जामिया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, सर भी लेकर आएंगे आपके पास, है ना। तो चलिए फिलहाल इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 5? On selling a fan for rupees 810, राहुल गेन 8%। राहुल ने 810 रुपए में एक पंखे को बेचा है, मतलब सर सेलिंग प्राइस कितना है 810, गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितने आए हैं उसके पास, 8% का प्रॉफिट आया है। क्या आया है? 8% का प्रॉफिट आया है। तो हमें बोला जा रहा है कि सर उसने कितने में खरीदा होगा, सर उसने कितने में खरीदा होगा। आप बस देखते जाना मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैंने इसका ट्रिक और तरीका बताया, बड़ा आसान तरीका है। ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाए तो सबसे पहले जो भी परसेंटेज वाला मामला दिया जाए उसे आप फ्रैक्शन में कर लो। तो 8% को क्या हम 8/100 लिख सकते हैं सर? बिल्कुल। देखो जब भी परसेंटेज आपको दिया जाए उसे आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जी सर कर दिया। अब फ्रैक्शन में याद ये रखना है कि डिनोमिनेटर को आप ऑलवेज सीपी कंसिडर करोगे, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो 8 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, सॉरी 8 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इसी जगह पर अगर हमारे पास 8% लॉस दिया होता तो 100 तो हमारा सीपी होता ही, बट ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाता? लॉस हो जाता। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? देखते जाओ बस क्या बेनिफिट होगा। हमने प्रॉफिट, ये हमारा एक्चुअल नहीं है, ये हमने यूनिटरी मेथड आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे इसको। यहां पर हमने क्या किया है? प्रॉफिट को 8 यूनिट मान लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है? प्रॉफिट को 8 यूनिट मान लिया है। कॉस्ट प्राइस को हमने क्या किया है? कॉस्ट प्राइस को हमने 100 यूनिट मान लिया है। अच्छा, अगर 8 यूनिट प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना यूनिट होगा? क्या 108 यूनिट हो जाएगा? हाँ, 100 रुपए में अगर तुम किसी चीज को खरीदोगे, 108 रुपए में बेचोगे, तभी तो 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि 8 यूनिट का प्रॉफिट होगा। बट सर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया गया है, हम ना क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया 810 और आपने सेलिंग प्राइस निकाला 108, ये तो आंसर है ही नहीं, है ना। तो हमें ना ऐसे इस चीज को इससे कंपेयर करना है, विच मींस कि 108 जो हमने यूनिट में निकाला है वो एक्चुअली में कितने के बराबर है? 810 के बराबर है। हमारा 108 यूनिट जो सेलिंग प्राइस आया है वो ओरिजिनल 810 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली एक हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 810 अपॉन 108 क्या हो जाएगा? 810 अपॉन 108। आप इसे रिड्यूस कर सकते हो क्या? बताओ, आप इसे रिड्यूस कर लो। 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10। फिर 3 से आप कर सकते हो 3 1 3 एंड 18 बार में। 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15। फिर 9 2 18, 9 1 9 एंड 9 5 45। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू आ रहा है 15/2। कितना आ रहा है? 15/2। और हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने यूनिट है? 100 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू हो रहा है 15/2, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 15/2 इंटू 100 क्या हो जाएगा सर? 50, 25 का 5 कैरी बचा 2। अच्छा 15 5 तो 75, यानी कि 750। तो हमारा यहां से क्या आ गया? 750। देखो क्योंकि ये चीज जो है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, तो हो सकता है आपको लगे सर आपने इतना क्या क्या कैलकुलेशन कर दिया, ये तो नया चीज देखने को मिल गया, ऐसे तो हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, हमने यूनिट माना ही नहीं, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। बिल्कुल आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार ये तरीका अपना लिया, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर इंसान अटक जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में, इस फॉर्मेट से आप कभी अटकोगे नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 15,000 फॉर 2 ईयर इज 96, है ना। दो
आपको प्रिंसिपल दिया गया है 15,000, इसमें आपको डिफरेंस दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 2 साल के लिए, और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात, रेट नहीं दिया गया है। अगर रेट दे देता ना, मामला बड़ा आसान होता। बट आप लोगों को एक बात याद रखना है, जब क्वेश्चन में कभी रेट मिसिंग हो या टाइम मिसिंग हो तो उस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करते हैं, आपको फॉर्मूला लगा के करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। एक बात तो आपको पता होगा, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर एक फिक्स्ड रेट पर हम किसी भी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डाल रहे हैं, तो ये बात आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली हमारा ज्यादा लगेगा फॉर सेम रेट एंड सेम टाइम। तो यहां पर भी हमारा वही मामला है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, विच मींस CI माइनस SI हमारा क्या दे रहा है, 96। CI कैसे निकलेगा, अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं तो CI को कह सकता हूं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और SI तो हमारा फॉर्मूला P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, माइनस P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू 96। क्या मैं ये कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, तो अमाउंट के जगह पर अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल तो हमें पता है दैट इज 15,000, उसे पुट करते हैं, और बाकी P इंटू R इंटू T भी हम यहाँ पर एज इट इज वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर सर रेट तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो रेट को क्या करें, तो रेट को आप क्या कर सकते हैं, रेट को आप x मान सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यहां पर साइड में ही लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, आपको पता ही होगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, दैट इज यहां पर आपका आ जाएगा 15,000 इंटू 1 प्लस x अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 15,000, है ना। ये 15,000 कहां से आया, ये आपका प्रिंसिपल वाला 15,000 आया, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, माइनस का P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T क्या, 15,000 इंटू रेट तो हमने x माना है, टाइम हमने 2 माना है, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर से 15 टू द 30 विच मीन 300x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15,000 इंटू 100 प्लस x अपॉन में आ जाएगा या इसे ऐसे कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ऐसे कर सकते हैं। देखो ये आपको नजर आ रहा है क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस में 15,000, क्या हो रहा है ये 15,000, अल्लाह, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आपका आ जाएगा 300x। चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करेंगे कैसे सर, ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन, हाँ बिल्कुल थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। आप अगर देख लेते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1000। इसे जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल कर सॉल्व करेंगे तो 15,000 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस 20 से 20 कट जाएगा और 15 टू द 30 विच मीन्स 300x प्लस यहां से क्या आ जाएगा, 3 0 से यहां का 3 0 चला जाएगा, 1.5 यानी कि 15x स्क्वायर अपॉन 10 बच जाएगा, है ना, सही है। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 15,000 और आपका आ जाएगा 15,000 माइनस 300x। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसे भी हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 10 का। अच्छा क्या इसे डायरेक्टली सॉल्व कर ले, एलसीएम ले ले 10, या ऐसे करते हैं, देखो बड़ा बढ़िया आया, ये तो सारा ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। आप देख पा रहे हो 15,000 इधर का प्लस में, इधर का माइनस में, तो क्या ये 15,000 और 15,000 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप भूलना नहीं इज इक्वल टू 96 है इधर,
है ना, इज इक्वल टू 96 है, इधर भी है, इज इक्वल टू 96 इधर भी है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, एलसीएम में आ जाएगा 10, 10 अगर एलसीएम आ गया तो यहाँ पर हमारा 3000x प्लस 15x स्क्वायर, है ना, माइनस में, एक मिनट, माइनस में क्या आ जाएगा, 3000x 300x प्लस में, अच्छा इधर भी तो कैंसिल हो गया ना, इधर देखो एक और टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज यहाँ प्लस 300, यहाँ माइनस 300, बचेगा क्या, बचेगा 15x स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 96। तो इससे क्या हो गया, 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 96 इंटू 10 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 96 इंटू 10 अपॉन में 15। ठीक है, अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 64 एंड यू नो दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या आ गया सर, हमारा x का वैल्यू आ गया हमारा 8%। देखो ये कैलकुलेशन बिल्कुल आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे ना तो हमारे पास कुछ स्टेप्स में ही बहुत सारे डेटा एलिमिनेट हो गए। जैसे कि मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान देना। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने रेट को x माना, हमने एक स्केलेटल SI हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट हमारा डायरेक्टली होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग CI माइनस SI इज इक्वल टू 96। तो CI मेरा क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, SI क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अमाउंट की जगह पर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n रहेगा और यहाँ पर प्रिंसिपल का माइनस 15,000 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ये फॉर्मूला अमाउंट का हो गया, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, दैट इज 15,000। और ये जो हमारा आया ये क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमने क्या किया, इसको अंदर वाले को एक्सपैंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे एक्सपैंड कर दिया फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके इसे ब्रैकेट से बाहर बुला लिया। तो जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आया तो ये वैल्यू हमारा बन गया 15,000 प्लस 300x प्लस 15x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 15,000 है, माइनस 300x हमने पहले सॉल्व कर लिया। तो आप देख पा रहे हो ये 15,000 इस 15,000 को मार दिया, इस 300 ने इस 300 को मार दिया, तो बचा क्या, बचा केवल 15x स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 96। और जैसे ही हमने इसे क्या किया, जैसे इसे हमने इक्वेट किया, वी विल गेट 8, है ना, हमें क्या मिल गया 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8%। तो आप सर इसे कोई और तरीका से नहीं कर सकते, बिल्कुल इसे और दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग को फिर ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, विच मीन्स कि हम 10 इस्तेमाल करते हैं और हमारा आंसर नहीं आता, फिर हम 12 इस्तेमाल करते हैं हमारा आंसर नहीं आता, 6 करते नहीं आता। तो कई बार हमारा अगर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता आंसर तो हमारा स्टेप तो बड़ा आसान हो जाता, बट अगर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाता है तो फिर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो उससे बेहतर यही रहेगा कि आप नॉर्मल फॉर्मेट करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वंस इन अ ब्लू मून आते हैं, ये बहुत रेगुलर आने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये आपको 25-30 क्वेश्चंस जो आते हैं टोटल, उसमें से एक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पेपर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन होने वाला है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, देखते के साथ बन गया होगा काफी होगा। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस 1। क्या है इसमें सर, ये एक टर्म x है, दूसरा टर्म y है, तीसरा टर्म 1 है। क्या है, x y एंड 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है सर, इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं था। मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसा ही होता है, अगर 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपके जामिया में आ रहा है तो उसमें से केवल और केवल 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग लगाना होता है ज्यादा, और उस 4-5 में भी 2-3 ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x प्लस y टू गेट 2x प्लस 3।
3y। तो इसमें क्या ऐड करें कि 2x प्लस 3y आ जाए, तो हम इसमें p ऐड कर देते हैं या a ऐड कर देते हैं। 3x प्लस y प्लस a इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो अगर हमें a का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस, ये बात आप लोगों को याद होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब माइनस करते हैं तो नेक्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने से पहले या लिखने से पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्या आ जाएगा 3x प्लस y। अब ब्रैकेट से बाहर निकालें 2x प्लस 3y माइनस 3x माइनस y। देखें क्या बचता है, 2x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा सर माइनस x, 3y में से माइनस y जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2y। तो माइनस x प्लस 2y क्या है ऑप्शन, यस सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, माइनस x प्लस 2y। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टेटमेंट देखो, लास्ट के जो हमने 3 पेपर सॉल्व किए उसमें से 2 पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कि द इक्वेशन, आपको स्टेटमेंट दिया गया है उससे आपको इक्वेशन ड्राइव करना है। करते हैं, द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट 1/4 ऑफ अ नंबर, तो ऑफ अ नंबर, जो नंबर की बात कर रहा हूं उसे x मान देते हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर दैट मींस 1/4x माइनस 4। क्या बोल रहा है, इसमें आप -4 करो तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 4। तो क्या ऐसा कोई आपको आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ एक 4x माइनस 4 नहीं है, 4 अपॉन x माइनस 4 नहीं है, है ना, 1/4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या मजाक कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिकल कट ऑफ अ ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन। आपके पास एक ब्रिक है, ब्रिक कैसा दिखता है, देखा होगा आप लोगों ने, ब्रिक कैसा दिखता है भाई, क्या इस तरीके का दिखता है कुछ, हाँ बताओ। देखो ये क्या आपके पास ब्रिक है, अब आपको बोला जा रहा है कि इस ब्रिक के पास, इस ब्रिक को अगर हमने क्रॉस सेक्शन से, कौन से क्रॉस सेक्शन से, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, अगर मैंने बोला ये आपका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, अगर इस तरीके से कट किया और अगर इस तरीके से मैंने कट किया तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्टिकल, ये क्या बोल सकते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। मैंने थोड़ा इसको टेढ़ा बनाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, दूसरा बना लेते हैं चलो। अच्छा ये आपको इसमें इसी तरीके से लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको इमेजिन ना करें ज्यादा। आपको पता होगा कि अगर ब्रिक को हम लोग वर्टिकली काटेंगे तो हमें उसका जो फेस नजर आएगा वो क्या फेस होगा, वो एक रेक्टेंगल होगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बड़ा इजी होता है बट डेटा बेस्ड होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये जो चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसके जितने भी टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है उन सारे टेबल को आप रिमेंबर कर लें। यहां पर बात कर रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे होते हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ इस तरीके से होते हैं, ये मैंने 2 ट्रायंगल बना दिया, क्या हो गया ये जो आपको बना है, ये आपको नजर जो आ रहा है इस तरीके से, ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात अगर हम करते हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर है तो एक लेफ्ट एक राइट और एक बेस में, यानी कि टोटल 3 नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस आपको रेक्टेंगुलर फेसेस नजर आएंगे। कितने, 3 देख रहे हो, एक इस साइड है, एक जस्ट उसके लेफ्ट साइड होगा और एक हमारा बेस में है। तो हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर फेसेस नजर आएंगे किसके, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2 डाइस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विथ 2 + 4। मतलब हमने 2 डाइस ले लिया, उसे साइड बाय साइड प्लेस कर लिया, क्या कर लिया, 2 डाइस को साइड बाय साइड, एक डाइस ये मान लेते हैं, ठीक है, और एक और डाइस हमने बना लिया, ये दूसरा डाइस, इसको साइड बाय साइड हमने क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। अब बोला जा रहा है कि जो साइड बाय साइड हमने डाइस को प्लेस किया था ना, उसके नंबर क्या थे,
1 पर 2 तो अगले पर क्या था 4, 1 पर 2 तो अगले पर क्या थे 4। तो हमें बताना है कि अगर लेट से इसके अंदर वाले 2 हैं उधर 4 है, तो इसके फ्रंट फेस पे जो नंबर आ रहा है और इसके फ्रंट फेस पे जो नंबर आ रहा है उन दोनों का सम क्या होगा। तो ऐसे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आप कोई सा भी डाइस ले लो, आपने डाइस देखे होंगे, जितने भी डाइस बनते हैं उनमें एक सेम पैटर्न रिपीट होता है, दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। कोई भी 2 फेसेस जो होते हैं डाइस पर, उन 2 अपोजिट फेसेस को अगर आप जोड़ते हो तो उसमें नंबर क्या आते हैं टोटल 7। जैसे कि अगर एक फेस पर 1 लिखा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट वाले पर क्या होगा 6, तभी तो 6 + 1 7 होगा। अगर एक पर 5 होगा तो उसके जस्ट अपोजिट पर क्या होगा 2 होगा तो 7। एक पर अगर 3 है तो उसके जस्ट अपोजिट पर क्या होगा 4। तो अगर इस पर 2 है तो इसके अपोजिट फेस पर क्या होगा सर 5 होगा, और अगर ये 4 है तो इसके अपोजिट फेस पर क्या होगा 3 होगा। तो हमें तो इन्हीं दोनों का सम बताना है ना, दैट मींस 5 + 3 कितना होगा 5 + 3 8। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये आपका रीजनिंग में पूछा जाता है, मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी है पहले के टाइम में एनसीईआरटी में, क्योंकि आप देख पा रहे हो 2022-23 का है क्वेश्चन, और उस समय के एनसीईआरटी में जो प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन था उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते थे। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन से भी देखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी देखते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, दैट इज इट्स बिलोंग टू चैप्टर मेंसुरेशन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 2:3। 2 सर्कल है, उनके सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। आप लोगों को अगर याद है तो लास्ट ही हमने जो पेपर सॉल्व किया उसमें सेम क्वेश्चन विद सेम डेटा था, क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने बताया था कि अगर सर्कमफ्रेंस का रेशियो आपका दिया गया है 2:3, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9, विच मींस इनका बस आप लोगों को क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4:9। कैसे सर, आप देख लो 2πr1/2πr2, ये हमारा सर्कमफ्रेंस का रेशियो, मतलब r1/r2 हमारा कितना आ रहा है 2/3 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा πr1² πr2², पाई कट गया r1/r2², r1 क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9, यानी कि 4:9। तो इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप जामिया के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चीज को डायरेक्टली देखना पड़ेगा, शॉर्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास है मेंसुरेशन से, द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। देखो यहाँ पर ब्रेथ को किससे कंपेयर किया गया है, इसके हाइट से, एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और वो लेंथ से कितना है, लेंथ का हाफ है और उसके हाइट का डबल है। तो हमें बताया गया है उसका जो वॉल्यूम है ना वो कितना है 512। तो डायमेंशन हमें फाइंड करना है। 2 तरीका है इसके, या तो आप एकदम गधा मजदूरी करो और मेहनत करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो XYZ करके, वरना आप ऑप्शन के साथ आ जाओ। ऑप्शन में देखो हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यही है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब इसे कंपेयर करते हैं, क्या ब्रेथ हाइट का डबल है, किसमें है, ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, ये ब्रेथ ये हाइट क्या डबल है, यस। ये ब्रेथ ये हाइट क्या डबल है, नहीं, ऑप्शन गलत। ये ब्रेथ ये हाइट क्या डबल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये ब्रेथ ये हाइट क्या इसका डबल है, नहीं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और सी, देखो 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का क्या होगा वो हाफ, जो आपका ब्रेथ है वो लेंथ का हाफ है। क्या ये 8 है ये 16 है, तो क्या ये लेंथ का हाफ है, बिल्कुल सर। क्या ये ऑप्शन नंबर जो है क्या ये भी लेंथ का हाफ है, बिल्कुल। तो अब तो सर ये दोनों ऑप्शन ए और सी मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा, तो एक लास्ट हमारा बचा है ना, दैट इज 512। मल्टीप्लाई करके देख लो किसमें 12 आएगा, क्या इसमें 12 आ सकता है, 8 × 4 = 8, ये तो 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, विच मींस क्या बचा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या सर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बिल्कुल। आप देख लो मल्टीप्लाई करके, 16 और 8 4 जा 32, 32 × 16, 6 2 12, कैरी 1, 6 3 18, +1 19, 2 1 2, 3 1 3, 2 9 2 11 का 1 और 3 2 3 1 4 1 5, 512। तो देखो 512 आ रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, जब
आपको कंपैरिजन में मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे, लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करने के लिए, तो आप एक्स वाई जेड या वेरिएबल लेकर सॉल्व ना करो। जितनी जल्दी में हमने ये चार ऑप्शन को एनालाइज कर दिया ना, इससे डबल ट्रिपल टाइम लग जाएगा हमको कैलकुलेट करते रहने में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दिमाग से देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर का। इसमें हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सी बात है, हमारा मुद्दा होता है एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। तो अगर हम 5.2 लिखें तो इसे क्या लिखेंगे, इनटू 10 की पावर। आप सिंपल ऐसे करो, क्या आप इसे लिख सकते हो 52 इंटू 100,000, इस तरीके से लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 52 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, क्या 10 की पावर 5 लिख सकते हो? 52 इंटू 10 की पावर 5 क्या है ऑप्शन? 52 इंटू 10 की पावर 5 नहीं। 52 यहां पर ये जो नंबर लिखा गया क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। 5.2 इंटू 10 की पावर 8 है, 5.2 इंटू 10 की पावर 7 है। एक मिनट, 3 और 2 5, ठीक है। ऑप्शन गलत है क्या? यहाँ पर आपको ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में ना यहाँ पर होना चाहिए था 5.2 इंटू 10 की पावर 6। क्यों? ये देखो, आप यहाँ पर अगर डेसिमल लगाओगे तो आपको डेसिमल को इक्विवेलेंट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मींस 5.2 इंटू 10 की पावर ये क्या बन जाएगा? 6। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके आप ऑप्शन में चेक कर लूंगा, मैं बता दूंगा आपको। आई थिंक यहाँ पर मिस प्रिंट है, विच मींस 5.2 इंटू 10 की पावर 6 होना चाहिए। या यहाँ पर से एक जीरो गायब हो गया है टाइपिंग करने के कारण, या यहाँ से आपको एक डिजिट चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5.2 इंटू 10 की पावर 6। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, आपको पहले डिजिट के बाद लगाना है डेसिमल, ठीक है सर। 5 के बाद डेसिमल लगा दिया, नंबर लिख दिया। अब इसके बाद से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट्स हो जीरो हो, सबको काउंट करो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो 5.2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड। 6 की पावर -1 को आप लिख सकते हैं क्या सर? 1/6, ठीक है। माइनस 8 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1/8, बिल्कुल लिख सकते हैं। और होल पावर -1। एलसीएम क्या आ जाएगा सर? हाँ, कुछ बच्चे होंगे ना जो दिमाग लगाएंगे, इसको डायरेक्टली फ्लिप कर देंगे, 6 में से 8 चला जाएगा, -2 लिख देंगे। ऑप्शन भी है -2, ठीक है। तो आपको फंसाने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको इस ऑप्शन से बचना है। आपने जैसे आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, नाउ यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। और 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 4 - 3 हो जाएगा 1। तो 1/24 की पावर -1। अब आपको पता है, जब कभी भी किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर पावर नेगेटिव हो और उसे पॉजिटिव बनाना हो तो हमें क्या करना होता है? तो सर हमें इसका रेसिप्रोकल दैट इज 24 की पावर 1 कर देना होता है। ऑप्शन है क्या 24 की पावर 1? हाँ बिल्कुल, 24 की पावर 1 का मतलब 24 है ना। चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज। 50 गर्ल्स हैं हॉस्टल में जिनके लिए 40 दिनों का खाना है। अगर उसी हॉस्टल में 30 लोग और आ जाते हैं तो वो जो खाना था वो कितने दिन चल पाएगा? तो क्या लग रहा है आपको, किस टॉपिक से क्वेश्चन है? क्या ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से है? बिल्कुल है। डायरेक्ट इनवर्स में ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है? सर अगर नंबर ऑफ पीपल को हम बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन का जो डे है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विच मीन्स एक यूनिट बढ़ा रहे हैं तो अगला यूनिट कम हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। और सर इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा फॉर्मेट क्या है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सर x1 क्या है? 50 इंटू y1 क्या है हमारा? 40। x2 क्या होगा? क्या 30 होगा? नहीं, बोल रहा है इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन, 30 गर्ल और, यानी कि 50 तो पहले से है ही, विच मीन्स 50 + 3 कितना हो जाएगा? 80 इंटू y2। तो सर y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से 25 आ गया, यानी कि हमारा y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 डेज। देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, देख पा रहे हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 18? देखो क्वेश्चन नंबर 18 फिर से हमारे पास क्या लेकर आया है, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन। ठीक है सर, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स, इसे फैक्टराइज कीजिए। तो चार टर्म है और करते क्या है सर, दो दो टर्म को कंपेयर करते हैं, दो दो टर्म से कॉमन। क्या इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे? बिल्कुल। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में? है ही नहीं कॉमन। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या बताया है, रीअरेंज करना। बिल्कुल रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के साथ रख देंगे क्यू वाई और माइनस पी क्यू के साथ रख देंगे माइनस पी एक्स। क्या अब आ जाएगा? अब यहां से y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्यू आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। और माइनस यहां से अगर हम p कॉमन ले लेंगे तो q प्लस एक्स आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। यहां से x प्लस क्यू और q प्लस एक्स सेम ही चीज है और कॉमन भी है, तो क्या x प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा y माइनस पी से? तो हमारा आंसर क्या है, x प्लस क्यू। क्या है, x प्लस क्यू। बिल्कुल x प्लस क्यू। y माइनस पी क्या है, y माइनस पी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सपोनेंट के बड़े एक्सपोनेंट बोल रहा हूं, सॉरी, फैक्टराइजेशन के बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं अभी तक आपके पीवाईक्यू में और सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो अटक सकता है आप। तो प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी आसान। किससे है सर, ये ग्राफ वाले चैप्टर से। कहता है द पॉइंट -4, -3 का मतलब क्या है? आपको बताया गया है जब कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला वैल्यू हमारा x रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वैल्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, y। दैट मींस x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -3 एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी 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 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज। मतलब इसका क्या है कि ए बी को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो तीनों के तीनों सेम है। तो ये कौन सा नंबर जो है इस सिचुएशन को वेरीफाई करता है? तो पुट करते देखते हैं। 7 और 4 अगर हमने अज्यूम किया है तो इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सर, 6 4 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 7 6 जा 42 और 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 44। देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर B4 है और ये तीनों भी 4 होने चाहिए थे, विच मींस ये तीनों 4 आए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर। सर ये हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, ये कहां से आया हार्डी रामानुजन नंबर? आपने रामानुजन के बारे में जानते हैं, रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन, है ना। इन्होंने और हार्डी भी एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियंस थे, जिन दोनों ने मिलकर के एक नंबर दिया। अच्छा ये नंबर क्या कहलाता है? ये नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, इस नंबर को ना हार्डी रामानुजन नंबर को टैक्सी नंबर के नाम से भी जाना जाता है। हार्डी रामानुजन नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी गिवन नंबर को अगर दो डिफरेंट तरीके से किसी दो नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, दैट मींस वो हार्डी रामानुजन नंबर है। तो इसमें क्या नंबर होगा, इसमें 3-4 नंबर होते हैं जिसको आप लोग को एज इट इज याद कर लेना है। और पहला नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर डी 1729। 1729 कैसे है सर, तो 1729 को आप 10 के क्यूब प्लस 9 के क्यूब में लिख सकते हैं। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। इसे आप लिख सकते हैं 1729। तो हार्डी रामानुजन नंबर कहता है किसी भी गिवन नंबर को दो डिफरेंट तरीके से दो डिफरेंट नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वो हार्डी रामानुजन नंबर है। ठीक है, और दूसरा सर ये तो आपने एक बता दिया 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, इसको दूसरे कैसे लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1729, है ना। तो ये जो है ना डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसे बस आपको याद रखना है। तो 2-3 नंबर्स होते हैं हार्डी रामानुजन नंबर, आपको उसे याद रख लेना है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब का क्या एक्सपेंशन है? क्या ए क्यूब का मतलब 3 इंटू ए होता है? बिल्कुल नहीं। क्या ए प्लस ए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 3 इंटू 3? नहीं। यहाँ पर तो ए क्यूब का सिंपल सा मतलब क्या होना चाहिए, ए इंटू ए, और ऑप्शन नंबर डी वही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 के स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट में अगर आपके पास यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर निकालने पर आपका 1 ही आएगा, या यूनिट डिजिट अगर आपका 9 है तो स्क्वायर निकालने पर इसमें भी आपका 1 आएगा। अगर इसका अपोजिट जाते हैं, अगर यूनिट डिजिट 1 होता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर 1 और 9 दोनों आ सकता है। सिमिलरली अगर यूनिट डिजिट आपका 3 होता है तो यूनिट डिजिट 3 है, विच मीन्स अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आपका आ सकता है क्या बोल सकते हैं 3 किस किस में आ सकता है। 3 तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर आ ही नहीं सकता। अगर 3 आएगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। आपने पढ़ा ना 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलो 3 नहीं है तो फिर 4 किसके किसके में आ सकता है, 4, 2 और 8 के आ सकता है। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो हमारा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नंबर क्या आ सकता है, 2 और 8 आ सकता है। सर 4 के बाद 5 का केवल 5 होता है। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हमारा स्क्वायर रूट निकालने पर नंबर क्या आएगा, केवल 5 आएगा। ठीक है सर, अगर 6 है तो 6 किस में आ सकता है, 6 किस में आ सकता है, तो 6 आ सकता है 4 और 6 में। आप अगर कोई भी नंबर है अगर आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला है और उसका यूनिट डिजिट 6 हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर 4 और 6 आ सकता है। ठीक है, 7 अभी मैंने बताया कि इसका तो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। 8 इसका भी पॉसिबल नहीं है। 9 आ सकता है 3 और 7 में। अगर हमारा यूनिट डिजिट 9 है तो स्क्वायर रूट निकालने पर हमारा वैल्यू 3 और 7। तो सर यहां हमसे क्या पूछ रहा है, यहां हमसे पूछ रहा है 625। 625 का यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो 5 का क्या मैंने बताया, 5 का 5 ही आ जाएगा, विच मींस ऑप्शन नंबर बी। यहां पर स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहा, जो कि बहुत सारे बच्चे होंगे 625 का देख करके 25 मान लेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625। हमसे यहाँ स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहा है, हमसे यहाँ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यानी कि 1 डिजिट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी हमारा अगर मैं बताऊं तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है a map is given with a scale of 2 सेंटीमीटर is equal to 1000 किलोमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा दो प्लेस के बीच में किलोमीटर में, अगर मैप पर वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसे हम लोग रेशियो में, एक बात बताओ, क्या ये इसे हम लोग डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से ही बता सकते हैं। अगर हमने 1 सेंटीमीटर 1000 के बराबर बनाया है तो 2 सेंटीमीटर 2000 के बराबर होगा, 3 3000 के बराबर होगा, 5 5000 के बराबर होगा। यानी कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, विच मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा वैल्यू कैसे होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, है ना। तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये x1 ये y1 और ये हमारा x2 और y2 हमें फाइंड करना है, विच मीन्स 2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन y2। तो यहां से y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 1000 अपॉन 2। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो कितना हो जाएगा 25 5 जा 125 और एक 0 आता 1250। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1250 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। अगर किसी को याद है ये लास्ट ईयर ही दैट इज 2025 में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था विद सेम डेटा, कि अगर कोई क्लास में 32 स्टूडेंट है और उसमें से 8 बच्चे एब्सेंट हैं तो बताइए प्रेजेंट कितने होंगे, उनका परसेंटेज। तो भाई 32 अगर प्रेजेंट है, 8 सॉरी क्या लिखा रहा है, 32 अगर प्रेजेंट है 8 एब्सेंट है, विच मीन्स कितने बच्चे आए हैं, 24 बच्चे आए हैं। तो 24 अपॉन कितने से 32 इंटू 100, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 4 से 25 बार में कट जाएगा और 25 3 जा 75%। क्या आंसर 75%। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्मूला
बेस इनटू हाइट। इन चार ऑप्शन में से कौन से क्वेश्चन, कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल है या कौन सा ऐसा गिवन फिगर है, कौन सा ऐसा गिवन पॉलीगन है जिसके फॉर्मूले में बेस इनटू हाइट होता है, जिसका फॉर्मूला हम बेस इनटू हाइट लिखते हैं। भाई यही होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट यूनिट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, वो अलग अलग फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग शेप्स में हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सर? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल जहां पर x 0 नहीं है। ये बात क्यों दिया है कि अगर x 0 हो जाएगा तो ये नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना? तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर? इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा, विच मींस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 2/3x + 1 = 7/3। ठीक है, बेसिक सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप लोग इसका एलसीएम यहीं पर निकाल सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर क्या बच जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 3 विच इज इक्वल टू 7/3। डिनोमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2x + 3 = 7, दैट मीन्स 2x = 7 - 3 एंड 2x = 4। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? x = 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सारे के सारे, मतलब इंटीरियर एंगल क्या डायगोनल के बेसिस पर भी देख सकते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं कोई भी डायगोनल उसके फिगर के अगर बाहर बन जाए विच मींस कि वो हमारा क्या है? वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन क्या पॉलीगन होता है? जिसके सारे के सारे डायगोनल्स हमारे पास अंदर बनते हैं, वो केव इन। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अच्छा एक बात समझो, यहां पर आप देखोगे ये केव की तरह अंदर बन रहा है। यहाँ पर क्या है? ये केव है। हमसे कॉन्वेक्स पूछ रहा है। ये बल्ज आउट पार्ट हो रहा है, बल्ज आउट पार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बल्ज आउट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बल्ज आउट, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं वैसा फिगर जिसके इंटीरियर एंगल सारे के सारे 180 डिग्री से कम होते हैं वो हमारे पास कॉन्वेक्स होते हैं। इसमें ये तो हमारा पॉलीगन होगा नहीं, पहली बात, क्योंकि कर्व लाइन है। यहाँ पर भी ना डायग्राम स्पेसिफिक नहीं है। ये जो 2 पॉइंट है ये कर्व लाइन है, जिस कारण से ये भी हमारा पॉलीगन के कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शन बी और सी आता है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो कॉनकेव पॉलीगन है और ऑप्शन सी जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसके सारे एंगल आप देख पा रहे हो वो 180 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन यहाँ इंटीरियर एंगल, यही आप देख लो, जितने भी इंटीरियर एंगल बने हैं वो सारे 180 डिग्री से बड़े हैं। और वैसा फिगर जिसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़े होते हैं वो कॉन्वेक्स में कंसिडर नहीं, वो कॉनकेव में नहीं, कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉनकेव में कंसिडर कराए जाते हैं, कॉन्वेक्स में नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है पैरेललोग्राम में द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर। अपोजिट एंगल क्या होते हैं सर? ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज तो मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, व्हिच मींस वो सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इनके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, व्हिच मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का हमारा सभा समाप्त होता है। आज हमने सारे क्वेश्चंस 2023, 2020, 2022, 2023 सेशन के कर लिए हैं। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि पूरे वीडियो को तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको न्यूरॉन एकेडमी टेलीग्राम का लिंक, ये क्या बोल सकते हैं, चैनल का नाम बता दिया। इससे आप जुड़ जाएंगे। इससे जुड़ने से क्या फायदा है सर? हमारे जितने भी अभी जो हमने बताया था आपको मोस्ट एक्सपेक्टेडली, थोड़े टाइम में इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज हमारे पास आने वाला था मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड जामिया के लिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आने वाला था, उसका अनाउंसमेंट, उसके शेड्यूल और जो हम लोगों का लेक्चर चल रहा है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इसके जितने भी वीडियो के सॉल्यूशन जो हमने कराए हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन उसके ऊपर अपलोड होते जाते हैं। ठीक है,
तो वीडियो को तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। अल्लाह हाफिज।